कुछ देर बाद आरएसआर और दृष्टि चेंज करके आ गए थे। रेखा जी ने पूर्वी के लिए अपने साथ वाले रूम को साफ करवा दिया था और पूर्वी के साथ वाला रूम नक्श का था। नायरा ने उसके रूम में कुछ कपड़े भिजवा दिए थे। पूर्वी भी अपने रूम में जाकर चेंज करके आ गई थी। वो कपड़े पूर्वी को बिल्कुल फिट आए थे। पूर्वी तो ये देखकर हैरान थी कि उसे नायरा भाभी के कपड़े बिल्कुल फिट आए थे। वो तो अपने आप में ही सोच रही थी कि बच्चे होने के बाद भी उसकी भाभियां कितनी फिट है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई थी। सभी हंसी मजाक करते हुए डिनर कर रहे थे। सोनाक्षी बुआ ने पूर्वी से कहा, अब तक तुम अकेली रही हो, पर अब तुम्हें भी इतनी बड़ी फैमिली की आदत डालनी पड़ेगी। पूर्वी ने कहा, बुआ जी, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि मेरे पास भी इतनी प्यारी और इतनी बड़ी फैमिली है। बुआ जी, जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि पता नहीं मैं कभी अपनी फैमिली के साथ रह पाऊंगी या नहीं, पर अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरएसआर ने कहा, अब आगे से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी और कल मैं तुम्हारा एडमिशन भी करा दूंगा। तभी आदित्य ने कहा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। पूर्वी बच्चा, तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया था? पूर्वी ने कहा, भाई मैं फैशन डिजाइनिंग के फाइनल ईयर में थी, पर अब मुझे कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया है। अच्छा, कौन सा कॉलेज? तभी आरएसआर ने कहा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन कॉलेज। उस कॉलेज का नाम सुनकर गुस्से से आदित्य की आंखें लाल हो गई। आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, तभी आरएसआर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल वो लोग खुद पूर्वी की तलाश करेंगे। आदित्य समझ गया था, कल तो उस कॉलेज के चेयरमैन की हालत खराब होने वाली है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सभी लोगों ने अपना डिनर फिनिश किया और उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। अक्षिता, नैन्सी और कीर्ति तीनों के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वो रात को घर में जाकर आरएसआर मेंशन में ही रुक गए थे। आरएसआर की फूड एक्सपोर्ट कंपनी जगमोहन जी की मेहनत की वजह से फ्रूट एंड वेजिटेबल और फूड के ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। जगमोहन जी की मेहनत रंग लाई थी। जिस स्पीड से वो कंपनी आगे बढ़ रही थी, कुछ ही महीनों में वो कंपनी नंबर 1 में आने वाली थी। इस वजह से कुछ बड़ी कंपनी के चेयरमैन ने जगमोहन जी को काफी बड़े बड़े ऑफर भी दिए थे, पर उन्हें क्या पता था कि आरएसआर ने उस कंपनी के 40% शेयर देव के नाम कर दिए थे। विक्रम ने आज देव की लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले लिए थे। जब जगमोहन जी को इस बारे में पता चला था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने काफी मना किया कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन विक्रम ने उनसे कहा कि मिस्टर आरएसआर तो ये पूरी कंपनी देव के नाम करना चाहते थे, पर उन्होंने पहले ही मुझसे कहा था कि जगमोहन जी इस पूरी कंपनी को किसी भी हालत में नहीं लेंगे। जगमोहन ने कहा, हम विक्रम बेटा, मैं ये शेयर भी नहीं ले सकता। विक्रम ने जगमोहन जी को याद दिलाते हुए कहा कि आरएसआर ने आपसे नैन्सी की शादी के टाइम पर कहा था कि जब उनकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो उस पर आपका हक होगा। पिछले 1.5 सालों में कंपनी की ग्रोथ में 80% का इजाफा हुआ है और लीगल तरीके से 40% शेयर पर आपका स्वागत है, इसलिए आप ये न सोचें कि हम आप पर कोई एहसान कर रही हैं। ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है। जगमोहन को भी विक्रम की बात सही लगी थी और उसने उन डॉक्यूमेंट पर देव के साइन कराकर वापस विक्रम को दे दिया था। आज उस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ का हो गया था। सुबह का वक्त था, काफी सारे लोग फॉरेस्ट में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी दृष्टि रेडी होकर नीचे ही आई थी कि तभी शिवानी उसके पास दौड़कर आई। उसने कहा, दीदी एक गड़बड़ हो गई है। दृष्टि उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात है। दृष्टि ने कहा, यहाँ पर नहीं, और वो दोनों नायरा के रूम में आ गए। नायरा भी अभी रेडी ही हुई थी कि दृष्टि और शिवानी दोनों उसके कमरे में आ गए थे। वहां पर शिवानी ने कहा कि हमारे फॉरेस्ट वाले विला के पास कुछ लोगों को देखा गया है जो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर भी दृष्टि बिल्कुल शांत रही। शिवानी ने कहा कि लीडर, हमें अब आगे क्या करना चाहिए? दृष्टि ने कहा, वेट एंड वॉच। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आ गए थे। शिवानी ने अपनी गोद में नैन्सी के हाथों से ईवा को ले लिया। दृष्टि और नायरा तन्मय और अर्श को खिलाने लगे। कुछ देर बाद सभी ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। सावित्री काकी ने तीनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। देवांश और शौर्य दोनों को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन देवांशी स्कूल जाने में ड्रामा करती थी। आरएसआर पूर्वी को साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। विक्रम भी उसी के साथ था। दृष्टि ने शिवानी से कहा, चलो
हम भी अपने अधूरे काम को पूरा करें। आखिर देखें तो सही ये लोग कौन हैं और कहां-कहां से आ रहे हैं। बच्चों को वापस उन तीनों के हाथों में देकर दृष्टि, नमेरा और शिवानी भी अपने फॉरेस्ट वाले मेंशन के लिए निकले गए। इस बार रुद्र ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। पूर्वी सोच रही थी कि आज भाई मास्क लगाकर बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। आरएसआर उस बच्ची को देखकर हंस रहा था। पूर्वी ने उससे पूछ ही लिया कि भाई आज आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ऐसे तो आपको सभी लोग देखकर पहचान नहीं जाएंगे कि आप ही आरएसआर हैं। रुद्र ने पूर्वी से कहा कि मेरी इस दुनिया में कई आइडेंटिटी है, जिनमें से एक आइडेंटिटी मेरी रुद्र की है। ऐसे ही बात करते हुए वो सब हॉस्पिटल में कब पहुंच गया उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ दृष्टि भी कार में उन दोनों के साथ निकल गई थी। वो तीनों अपने फॉरेस्ट वाले मैंसन में पहुंच चुकी थी। दृष्टि को देखकर उसकी गैंग के सभी लड़कियों ने अपना सिर झुका लिया था। आखिर दृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा था और वो लोग कौन थे जो फॉरेस्ट में आए थे? क्या उन्हें पता चल गया था कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे वो तलाश कर रहे थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। डेविल गैंग के लीडर का भाई और उसके साथ सभी मास्टर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें बड़े बड़े वार्निंग बोर्ड दिखाई दिए, जिस पर लिखा था रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डेंजर जोन, रेड अलर्ट एरिया। उन वार्निंग बोर्ड को देखकर वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया कि आगे ऐसा क्या है जो यहाँ पर वार्निंग जोन के बोर्ड लगे हैं। आगे का एरिया आयरन वायर के नेट से घिरा हुआ था। उस बूढ़े आदमी का नाम भूषण कामरा था। भूषण कुछ ज्यादा ही शातिर था। उसने आयरन नेट को कटवाकर अपने एक आदमी को अंदर भेजा। वो देखना चाहता था कि आखिर इस वार्निंग जोन में ऐसा क्या था। कुछ दूर चलने पर वो आदमी उनकी आंखों से ओझल हो गया था। अभी उस आदमी को गए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि तभी वहां पर एक बड़े से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, जिससे वो सभी अंदर तक कांप गए। अब उनमें से किसी की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। सभी मास्टर्स एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि पता नहीं ये सनकी आदमी अब किसको आगे जाने के लिए कहे। तभी भूषण कामरा ने अपने आदमियों से कहा कि एक चॉपर को आगे की तरफ भेजा जाए और देखे कि आगे है क्या। तभी एक ग्रैंड मास्टर ने उससे धीरे से कहा कि मास्टर, उस बोर्ड पर कुछ लिखा है। भूषण ने गुस्से में कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा होगा? यही ना कि यहाँ प्रवेश निषेध है। उस ग्रैंड मास्टर ने कांपती आवाज में कहा कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर, वहां पर लिखा है नो फ्लाइंग जोन एरिया। ये वर्ड सुनकर तो भूषण का दिमाग खराब हो गया। वो कोशिश करके भी वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और सोचने लगा कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने कहा, चलो यहां से, और चलते हुए अपनी एक आदमी से कहा, उस लड़की की लास्ट लोकेशन क्या थी जिसे मेरा भाई इतने दिन से तलाश कर रहा था? तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस डेविल गैंग के लीडर 90% श्योर तो थे कि वो लड़की दिल्ली शहर के आरएसआर मेंशन में ही है, पर आज तक किसी को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। भूषण को अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने कहा, ये आरएसआर वही है ना जिसके पीछे ब्लैक ड्रैगन है? उसके पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, जी मास्टर। भूषण ने हंसते हुए सभी से कहा, उस ब्लैक ड्रैगन से ग्रैंड मास्टर डरते होंगे, लेकिन आज तक उसका मुकाबला किसी ग्रेट ग्रैंड मास्टर से नहीं हुआ होगा। अब वक्त आ गया है कि उसे भी पता चले कि आखिर असली पावर होती क्या है। आज हम दोपहर में ही उस मेंशन पर अटैक करेंगे और जिस तरह मेरे भाई को मारा गया है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसे जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में वहां से जाते हुए भूषण कामरा ने एक बड़े से पेड़ में अपना मुक्का मारा, जिससे वो पेड़ कड़क की आवाज के साथ बीच से टूट गया। ये देखकर उसके साथ के सभी मास्टर डर से कांपने लगे थे। उन्होंने आज तक भी अपने मास्टर की पावर्स का अंदाजा नहीं था। वो सभी वहां से निकल गए थे, पर मिस क्वीन उनकी सभी हरकतों पर नजरें रखे हुए थी। मिस क्वीन ने शिवानी से कहा कि पता करो ये लोग आगे क्या करने की सोच रहे हैं। भूषण को देखकर मिस क्वीन के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसने नायरा और शिवानी से कहा, ये बूढ़ा अभी तक नहीं सुधरा लगता है, अब वक्त आ गया है इसे सुधारने का। अगर इस बूढ़े ने मेरी फैमिली पर गलती से भी उठाकर देखा तो ये इस बुढ़े की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। ये वर्ड्स सुनकर नायरा और शिवानी भी मिस क्वीन से डर गई थी।
क्योंकि मिस क्वीन को कभी कभी ही गुस्सा आता था। वो तीनों भी आर मैनसन के लिए निकल गई थी। तभी दृष्टि के फोन की बेल रिंग हुई। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मिश्रा ने कहा, मिस दृष्टि, आज शाम को आप दोनों की मूवी का प्रीमियर है। डायरेक्टर संतोष बेदी आपसे बात करना चाहते हैं। दृष्टि ने शेखर से कहा, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें प्रीमियर लोकेशन पर ही मिलना। इतना कहकर दृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रुद्र और पूर्वी ने अपने पापा की हेल्थ को देखा तो उनके माथे पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। क्योंकि उनको अभी तक होश नहीं आया था, तभी वहां पर डॉक्टर समीर बत्रा आ जाते हैं। वो उन दोनों को बताते हैं कि इनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको एक बार होश भी आ चुका है। वो बार बार किसी रुद्र का नाम ले रहे थे। रुद्र ने कहा कि आप मुझे कॉल करके बता सकते थे। डॉक्टर समीर बत्रा ने कहा कि हम पर पेशेंट की फैमिली की कोई डिटेल नहीं थी। आज डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता हेल्थ मिनिस्टर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मैंने डॉक्टर आरके को एक बार कॉल भी की थी, पर उनसे बात नहीं हो पाई थी। रुद्र को समझ आ गया था कि इसमें डॉक्टर समीर बत्रा की कोई गलती नहीं थी। रुद्र ने पेशेंट की फैमिली के बारे में बताते हुए कहा कि ये डॉक्टर अनीता के पिताजी है और आप किसी भी इमरजेंसी में उनके पास कॉल कर सकते हैं। उस मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके पापा है। डॉक्टर समीर बत्रा की ये सुनकर हालत खराब हो गई थी। वो तो यही सोच रहे थे कि आखिर ये मिडिल क्लास आदमी कैसे डॉक्टर अनीता के पिताजी हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि इनका इलाज चैरिटी के थ्रू हो रहा है। रुद्र ने कहा, आपको इनसे रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो आप मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। RSR ने डॉक्टर बत्रा को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। सर, आपने अपना एड्रेस नहीं बताया, डॉक्टर समीर ने कहा। रुद्र ने उससे कहा कि आप डॉक्टर अनीता का एड्रेस इस फॉर्म पर लिख सकते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूं। डॉक्टर बत्रा ने रुद्र को पहले भी एनुअल फंक्शन में देखा था, पर उन्हें रुद्र की आइडेंटिटी का पता नहीं था। आज उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। पूर्वी ने एक बार अपने पापा को देखा और फिर वहां से निकल गए। वो कार में बैठे गए थे। पूर्वी पर एक छोटा सा कीपैड का मोबाइल था। उस पर किसी की कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, फोन पर एक लड़की की आवाज आई, यार पूर्वी, तूने ऐसा क्या कर दिया जो कि चेयरमैन पागलों की तरह तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे हैं। पूर्वी ने कहा, यार रश्मि, ऐसा क्या हुआ कॉलेज में? अरे होना क्या है, आज पूरे कॉलेज में सिर्फ तेरे नाम के ही चर्चे हैं। सभी टीचर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तुम्हें पता है, चेयरमैन सर ने तो यहाँ तक भी कह दिया है, जो मुझे पूर्वी का कॉन्टैक्ट नंबर ला कर देगा उसे उनकी तरफ से कोई गिफ्ट भी दिया जाएगा। तुमने जो स्कूल फॉर्म में नंबर डाला हुआ था वो इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। पूर्वी, तुमने ऐसा क्या कर दिया है? पूर्वी ने कहा, रश्मि, ये सब बातें तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें वो स्पेशल गिफ्ट नहीं चाहिए? रश्मि ने कहा, यार तू तो मेरी जान है, तुमसे बढ़कर वो गिफ्ट थोड़ी है। पूर्वी की तरह वो लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसने भी स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया था। वो दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी फ्रेंड्स थी। पूर्वी को अपने भाई की बात याद आ गई कि कल से वो खुद तुम्हें तलाश करेंगे। रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र कार चलाते हुए मुस्कुरा रहा था। पूर्वी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुम उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। मैंने ऐसी कोई परेशानी खड़ी नहीं की जिसकी वजह से वो लोग मुझे परेशान कर सके। रश्मि ने कहा, यार तुम पक्का श्योर होना, क्योंकि जिस तरह से पूरे कॉलेज में तुम्हारे नाम का बवाल मचा हुआ है उसे तो देखकर यही लगता है कि जैसे कि तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया हो। पूर्वी ने कहा, अरे बाबा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने बोला ना कि मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मुझे डरना क्यों? तुम उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देकर अपना गिफ्ट ले सकती हो। रश्मि ने कहा, तुम कह रही हो तो मैं उन्हें तुम्हारा नंबर दे देती हूँ, और उनसे बात होने के बाद मुझे जरूर बताना कि आखिर बात क्या थी। उसके बाद पूर्वी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पूर्वी ने रुद्र से कहा, भाई ये सब आपने किया है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। भाई, अब उनकी कॉल आएगी तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? वही वो बूढ़ा भूषण होटल में से चेकआउट करके अपने आदमियों के साथ निकल ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन सभी को सुनाई दी। उसने देखा कि आखिर इस टाइम किसका फोन है। जैसे ही उसकी नजर उस प्राइवेट नंबर पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे
और फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या मिस्टर प्रवेश पहले की तरह ठीक हो पाएंगे? और RSR ने उस कॉलेज के चेयरमैन के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो पूर्वी को पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा था? आखिर उस बूढ़े भूषण के पास किसकी कॉल आई थी जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द की सिहरन सी दौड़ गई और उसके कांपते हाथों से फोन छूटकर गिर गया? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel Novel Writer or give likes and comments on my story. Billionaire CEO's Secret Wife Season 2। भूषण के हाथों से फोन छूटकर गिर गया था। उसने जल्दी से हड़बड़ी में फोन उठाया और फोन की कॉल को रिसीव किया और फोन को कान पर लगाए अपने रूम में ही चला गया था। उसने अभी रूम की लॉक की सबमिट नहीं की थी, दूसरी तरफ से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी भारी भरकम आवाज में भूषण से कहा, क्यों भूषण, लगता है अब तुझे मौत का डर नहीं है? जो तुम भी अपने भाई की तरह अकेले ही उस लड़की की तलाश में निकल गया, तुम सोचते हो कि जो मेरा है वो तुम हासिल कर लोगे और मुझे इस बात की खबर तक नहीं होगी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? भूषण ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बोस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने हंसते हुए भूषण से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जो भी बताओगे मैं उस पर भरोसा कर लूंगा, लेकिन बेवकूफ आदमी, तुम्हें नहीं पता कि तुम जैसे कितनों को अपने पैरों के नीचे कुचल कर मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि तुम बस समुद्र में रहने वाली एक छोटी सी मछली हो जिसको शार्क कभी भी निगल सकती है। मैं चाहता तो अभी तो मैं उस होटल में खत्म करवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अब और ज्यादा खून खराबा करूं, जबकि बात करने से ही काम हो सकता है। तो उस आदमी की ऐसी डरावनी वार्निंग सुनकर तो भूषण के माथे से पसीना टपकने लगा था। उसने कहा, बोस, मुझे माफ करना, अगर मैंने गलती से भी आपको परेशान कर दिया है तो आज के बाद मैं आपको इस शहर में कभी भी दिखाई नहीं दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा फैसला पसंद आया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अपने आदमी से जाकर बोलो कि अपनी खिड़की पर से एक रेड कलर का कपड़ा दिखा दें। भूषण को कुछ समझ नहीं आया था, पर उसने अपने एक आदमी से वैसे ही बोला जैसा कि उसने कहा था। उस आदमी ने हंसते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही भूषण का एक आदमी खिड़की पर पहुंचकर रेड कपड़े को दिखाने लगा, तब भी उस होटल के रूम के सभी ग्लास विंडोज टूट चुकी थी और सारी बुलेट्स भूषण के बिल्कुल पास से होकर गुजरी थी। अब उसको समझ आया कि उस रेड कलर के कपड़े को दिखाने का क्या मतलब था। अगर वह कुछ देर में उस रेड कपड़े को नहीं दिखाता तो अब तक उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती। भूषण कामरा के दिमाग में एक ख्याल तो ये भी आया कि उसके भाई को मिस्टर सीक्रेट ने ही तो नहीं मरवाया था। मैंने तो सुना था कि कुछ साल पहले ये लोग इस दुनिया से ही गायब हो गए थे और आज इतने सालों बाद इस शैतान की आवाज सुनने को मिली। वो तो शुक्र है मैंने इतने सालों तक भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ था, नहीं तो अगर आज मैंने गलती से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होता तो अब तक मेरी बॉडी जमीन पर पड़ी होती। इसका मतलब है कि सीक्रेट गैंग वापस एक्टिव हो गई है। आधे घंटे तक भूषण वही बेड पर लेटा रहा। जब वह थोड़ा नॉर्मल हो गया तो भूषण ने अपने पीए से कहा, आज तो बाल बाल बच गए, अब चलो यहां से। उन्होंने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और वहां से जाने लगे। उस होटल के मैनेजर को पता चल गया था कि होटल में बुलेट शॉट्स चलाए गए हैं, जिससे उनके होटल का एक रूम पूरा कबाड़ा हो गया है। मैनेजर ने उस खबर को आगे पहुंचा दिया था। आधे घंटे बाद वो सभी आदमी वहां से चेकआउट करने के लिए आए थे, पर मैनेजर ने उनसे कहा, सर, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आपके रूम को रिडिजाइन करने का बिलिंग अमाउंट 1 करोड़ 2 रुपीस है। सर, उसको पे करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। उस मैनेजर की बात सुनकर भूषण जोर जोर से हंसने लगा। उसने थोड़ी अकड़ में कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे पैसे मांग रहे हो? मैनेजर ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर, हमारे लिए आप सिर्फ एक कॉस्ट्यूमर है और हमारा काम है अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करना। अगर आपको हमारी तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन हमारे नुकसान की पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैनेजर की ऐसी बात सुनकर भूषण ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। वो उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैनेजर के मोबाइल की रिंगटोन बजी। उस मैनेजर ने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई,
ये आवाज शेर सिंह की थी। उसने कहा कि होटल के किसी भी स्टाफ को घबराने की जरूरत नहीं है और न ही कॉस्ट्यूमर को डरने की जरूरत है, क्योंकि वो चारों स्नाइपर पकड़े जा चुके हैं। तभी मैनेजर ने कहा, सर एक कॉस्ट्यूमर है जो इस नुकसान की भरपाई नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। शेर सिंह ने कहा, तुम उन लोगों को जाने दो, क्योंकि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हमारे होटल्स पर अटैक किसने किया उसके बारे में पता लगाना। जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो इस समय वो हमारे कॉस्ट्यूमर है और अटैक तो उन पर हुआ है जिसमें हमारा ही फॉल्ट है। इसलिए तुम उनसे कुछ मत कहो और हो सके तो उन्हें सॉरी भी बोल देना, इस परेशानी के लिए और रहेगी। इन आदमियों के बाद इनका मुंह में अपने आप खुलवा लूंगा। वैसे मैंने बॉस को भी इस बारे में बता दिया है। भूषण ने उस आदमी की भारी भरकम आवाज सुनते ही उस मैनेजर का कॉलर छोड़ दिया था। वो तो यही सोच रहा था कि आज तक सीक्रेट गैंग का कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया। फिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने कुछ ही देर में उन चारों स्नाइपर को पकड़ लिया? आखिर ये दिल्ली शहर इतना बदल कैसे गया? आखिर ये 5 स्टार होटल है किसका जो इतना पावरफुल है कि इन गैंग्स के झमेले में पड़ रहा है? बिजनेसमैन तो ऐसे लोगों से वैसे ही दूर रहते हैं। उसने हड़बड़ाहट में अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें अमाउंट भर के उस मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, सर आप इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने होटल के ऊपर अटैक किया था वो लोग ही अब इस हर्जाने को भरेंगे। सॉरी सर, जो मैंने आपको परेशान किया। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और मैनेजर ने भूषण को चेक वापस लौटाया, पर भूषण कामरा ने यह कहकर मना कर दिया कि इसमें कुछ गलती तो मेरी भी है। उन्होंने मुझ पर अटैक किया था और इस वजह से उस लग्जरी रूम का ये हाल हो गया था। भूषण वो चेक देकर जल्दी से वहां से निकल गया। मैनेजर ने कॉल करके कहा कि सर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर गई और उन लोगों ने पैसे भी दे दिए। सर उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? शेर सिंह ने कहा, वो हमारे बॉस का काम है, वो कुछ ही देर में पता लगा लेंगे कि आखिर वो आदमी थे कौन। उसके बाद शेर सिंह ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो मैनेजर सोच रहा था कि कोई आदमी ऐसे ही फोन से ही किसी आदमी को कैसे डरा सकता है। आखिर ये बॉस इतना दिमाग यूज कैसे करते हैं? पूर्वी आरएसआर से बातें ही कर अब रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजनी शुरू हो गई। पूर्वी ने जल्दी से कॉल रिसीव की। उस पर अननोन नंबर था। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि ये कॉल उसके कॉलेज से ही आई है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी ने घबराते हुए कहा, बेटा पूर्वी, इस वक्त तुम कहां पर हो? पूर्वी ने कहा, जी आप कौन बोल रहे हो? उस आदमी ने कहा, बेटा मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉलेज से बात कर रहा हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। पूर्वी ने कहा, सर गुड इवनिंग, मैं वो जगह छोड़कर अपने घर वापस आ गई हूं। बताइए सर, आपको मुझसे कोई काम था? और चेयरमैन ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रिजेक्ट कर दिया है। अब तुम इस कॉलेज को फिर से ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर पूर्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। पूर्वी ने बड़ी सैड सी आवाज में कहा कि सर मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं वो जगह छोड़ चुकी हूं, तो अब तो मेरा कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू सर, मैं थोड़ा बिजी हूं। पूर्वी ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, पूर्वी बेटा मैंने तुम्हें रेस्टिगेट किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पूर्वी ने चेयरमैन से कहा, सर मैंने कहा तो आपसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सर अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकती। इतना कहकर पूर्वी कॉल डिस्कनेक्ट देती है। रुद्र तो अपनी छोटी बहन की ये नटखट हरकतें देखकर हैरान था। उसे भरोसा नहीं था कि उसकी बहन भी इतनी स्ट्रांग है। उसने पूर्वी से कहा कि तुमने तो उसे काफी अच्छा सबक सिखाया। पूर्वी ने रुद्र से कहा, भाई इंसान को अपना समय नहीं भूलना चाहिए। अभी 1 महीने पहले की बात थी, मैंने भी उनसे काफी रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं आगे से कॉलेज रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूंगी, आप मुझे कॉलेज से मत निकालिए। तब इस चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि तुम मिडिल क्लास लोगों को टाइम की वैल्यू क्या पता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत है। तुम तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ ज्यादा ही पढ़कर आई हो। यहाँ पर तुम्हारी स्टैंडर्ड के कॉलेज नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए तुम्हारा स्कूल से निकाला जाना ही ठीक है। और अब मुझे इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकती हो। भाई उस वक्त मैं रोते हुए वहां से निकल गई थी, पर इस चेयरमैन ने अपना डिसीजन नहीं बदला था। भाई मुझे गोली से निकालने का सबसे बड़ा रीजन था
एस चेयरमैन की बेटी जो मेरी वजह से क्लास में सेकंड आती थी और मैं फर्स्ट। वैसे तो RSR ने पूर्वी की पूरी डिटेल निकलवा ली थी। RSR मैंसन में रेखा जी अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई थी। शाम का वक्त था। दृष्टि ने रेखा जी के कमरे में जाकर लाइट ऑन करी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर ये मिस्टर सीक्रेट कौन था और क्या ये वही सीक्रेट गैंग थी जिसने मिस्टर प्रवेश को उसकी फैमिली से अलग किया था, क्योंकि पूर्वी ने भी RSR को सीक्रेट गैंग के बारे में बताया था। आखिर कॉलेज के चेयरमैन ने पूर्वी को क्यों कॉल किया था और रेखा जी अपने कमरे में लाइट ऑन ऑफ करके क्यों रो रही थी? आखिर उन्हें क्या परेशानी थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel Nitesh Novel Writer और give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2। रुद्र ने पूर्वी से कहा, क्या तुम्हें अब उस कॉलेज में नहीं जाना? भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे उस कॉलेज में जाने में कोई परेशानी नहीं है। कल मैं खुद ही कॉलेज चली जाऊंगी। भाई मुझे पता है आपने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे वो चेयरमैन इतना ज्यादा परेशान है। भाई उसे भी तो पता चलना चाहिए कि टेंशन में रात गुजारना कैसा होता है। जब उसने मुझको रेस्टिकेट कर दिया था तो मैं पूरी रात जाग कर इस बारे में सोचती रही। उस दिन में भी बहुत परेशान हुई थी। ऐसे ही कितने अच्छे होते होंगे जिन्हें वो चेयरमैन परेशान करता होगा। रुद्र समझ गया था कि पूर्वी अब काफी समझदार हो गई है। वो दोनों RSR मेंशन पहुंच गए थे। RSR ने देखा कि विक्रम दादाजी के साथ मेंशन से बाहर निकल रहा है। RSR की कार को देखकर दादाजी अपनी जगह पर ही रुक गए थे। उन्होंने देखा कि एक बच्ची RSR की कार से निकल रही है, जो देखने में बिल्कुल शिवम जैसी लग रही थी। दादाजी कल अपने छोटे भाई से मिलने के लिए गए थे। दादाजी के छोटे भाई का नाम शाश्वत सिंह रायजादा था। एक वही था जिसने मुसीबत के समय सामने आए बिना ही प्रताप की हेल्प की थी। उसने अपने छोटे भाई होने का पूरा फर्ज निभाया था। उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई की हेल्प करे, क्योंकि उनकी खुद की कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं थी। फिर भी उसने बिना किसी को पता चले अपने भाई की हेल्प की थी। ये बात प्रताप सिंह रायजादा को अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक फ्रेंड से पता चला था कि उसके भाई की सरकारी कंपनियों में अच्छी जानकारी थी। उसने उन सभी से हाथ जोड़कर अपने भाई की कंपनी के लिए एक बड़ा टेंडर हासिल किया था। आवर उन्होंने अपने पास से सरकारी मुलाजिमों को 5 लाख रुपए भी दिए थे। प्रताप सिंह रायजादा अभी कुछ दिन पहले ही फ्रेंड्स की एक गैदरिंग में गए थे और वहां से उन्हें इस बात का पता चला था। वो तो यही सोच रहे थे कि मुसीबतें इन सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, इसलिए वो सभी से नफरत करते थे। पर इस बात का खुलासा होने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्हें याद है जब वो टेंडर उसकी कंपनी को मिला था तो प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये वही टेंडर था जिससे प्रताप सिंह रायजादा ने अपनी कंपनियों को दोबारा से खड़ा कर दिया था। और अब उन्हें पता चला कि उनका छोटा भाई मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ा हुआ था। उन्हें मैंसन आने के बाद प्रवेश की सच्चाई का पता चला था, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनके सीने पर उसे एक भारी बोझ हट गया हो, क्योंकि वो अपने बेटे प्रवेश रायजादा को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते थे। उनके बेटे से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी जो उसने वापसी 20 साल पहले किया था। लेकिन आज जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका सीना गर्व से फूल गया था। उसने ये दिखा दिया था कि एक बाप अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है। जब से उन्हें इस बात का पता चला था तब से उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। प्रताप सिंह रायजादा को एक साथ कई खुशियां मिली थी। ये तो उसे अपने छोटे भाई के बारे में पता चला था और दूसरा उसे अपने बेटे और पोती के बारे में सच पता चला था। पर यह सच जानकर उन्हें एक परेशानी और हो गई थी कि आखिर ये सब उसकी फैमिली के साथ किया किसने था। रुद्र ने कार से उतरते ही पूर्वी से कहा कि सामने विक्रम के साथ दादाजी है। पूर्वी अपने दादाजी को देखकर खुश भी थी, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। RSR ने कहा, तो मैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, वह दिखने में ही खड़ूस लगते हैं, पर वैसे वो हम सभी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। पूर्वी धीरे धीरे चलते हुए दादाजी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था। दादाजी ने उससे बड़े प्यार से कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी एक इतनी प्यारी छोटी सी पोती भी है। उन्होंने कहा, क्या तुम अपने दादाजी से नाराज हो जो उनसे इतना दूर खड़ी हो? पूर्वी थोड़ा भावुक हो गई थी, उसकी आंखें नम हो गई थी।
उसने अपना सिर ना में हिलाया और दौड़कर अपने दादाजी के गले लग गई थी। दादाजी को यह देखकर बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने रुद्र से कहा कि आज के बाद मेरी बच्ची को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो मेरी छड़ी याद है। रुद्र बेटा, अभी तो मैं प्रवेश को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा हूं और मुझे तुमसे रात को एक जरूरी मैटर में बात करनी है। दादाजी की बात सुनकर RSR के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दादाजी से कहा, मुझे पता है दादाजी, आप मुझसे छोटे दादाजी के बारे में बात करना चाहते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब प्रताप सिंह रायजादा भी अपने पोते को अच्छे से समझ चुके थे। उन्हें पता था कि RSR से कोई बात छुप नहीं सकती। जब उसके दादाजी कुछ दिन पहले फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग को अटेंड कर रहे थे, उस समय ही रुद्र को अपने छोटे दादा के बारे में सारी बातें पता चली गई थी, क्योंकि वे कहीं भी और दादाजी को अकेला नहीं जाने देते थे। वो उनके साथ कुछ लोगों को सिविल ड्रेस में रहने देते थे ताकि उन्हें भी इस बारे में पता न चले। उनमें से ही एक आदमी ने शेर सिंह को सारी डिटेल दी थी और शेर सिंह से ये बात RSR तक पहुंच गई थी। RSR को शेर सिंह शेखावत ने होटल के बारे में भी बता दिया था। वो 5 स्टार होटल रुद्र का था। रुद्र सिंह रायजादा का नाम भी बीते कुछ सालों में बिजनेस वर्ल्ड मशहूर हो गया था। रुद्र के चाचा को उसकी तरक्की देखकर बहुत जलन हुई थी। दादाजी अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरकर वहां से निकल गए थे। रेखा जी अपने रूम में लाइट बंद करके अपने बेड पर बैठी हुई थी। दृष्टि जैसे ही उनके रूम के सामने से निकली, उसने रूम की लाइट बंद देखी। दृष्टि को अंदर से किसी के सिसकने की भी आवाज आ रही। दृष्टि ने जल्दी से रूम का डोर ओपन किया और बोली, मोम क्या हुआ? क्रिस्टी की आवाज सुनकर रेखा जी हड़बड़ा गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पूंछे और दृष्टि से कहा, क्या बात है बेटा? दृष्टि ने सबसे पहले रूम की लाइट ऑन की। उसके बाद रेखा जी के पास जाकर बोली, मुंह क्यों इतनी परेशान हो रही है? रेखा जी ने कहा, बेटा मैं भला क्यों परेशान होने लगी? दृष्टि ने कहा, मॉम आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या अब आप मुझे भी अपनी परेशानी नहीं बताओगी? रेखा जी दृष्टि की बातों से फिर इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा, दृष्टि बेटा मेरी उनसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। उन्होंने लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया है और अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। दृष्टि ने कहा, मोम मैं मानती हूं कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, लेकिन मॉम आपने भी उतना ही सैक्रिफाइस किया है जितना कि उन्होंने। आपने भी तो सभी को अच्छे संस्कार देने और काबिल बनाने में अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। मॉम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपसे मिलने पर पापा की कंडीशन शायद सुधर जाए। और मोम, आप कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। और अगर आपने अभी मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पर देवांशी को लेकर आ जाऊंगी। अरे बाबा, उस शैतान को यहाँ लेकर मत आना, क्योंकि उसने गलती से मुझे रोते हुए देख लिया तो मैं तो उसके गुस्से को ही नहीं झेल पाऊंगी। दृष्टि ने कहा, ठीक है तो फिर कल हम पापा को देखने चल रहे हैं। मॉम, हमारी फैमिली अब जाकर पूरी हो गई है। मॉम, मैं तो ये सोच रही थी कि अब हमें शिवम की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बात दृष्टि ने सिर्फ रेखा जी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोली थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रेखा जी ने कहा, बेटा मैं तो कब से चाह रही हूँ उस नालायक की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और मैंने अभी इस बारे में उससे बात भी की थी। उसने कहा कि अभी शिवानी को थोड़ा वक्त और चाहिए, और तुम्हें तो पता है मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। मैं उन पर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं डालना चाहती। ठीक है मोम, अब चलो नीचे चलते हैं, पूर्वी और रुद्र भी आ गए होंगे। रेखा जी ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। उन्होंने वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश किया और उसके बाद दृष्टि के साथ नीचे आ गई। रेखा जी ने कहा, दृष्टि बेटा, नैन्सी और अक्षिता दोनों के बच्चे 1-1 साल के हो गए हैं। तुम्हें तो पता ही है RSR ने उस टाइम पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उनके घर के बच्चों का पता चले। इस वजह से वो खुद RSR से बात नहीं कर पाए। कल कामिनी और रीना दोनों पूछ रहे थे कि क्या अब हमारी बहू वापस से अपने करियर पर फोकस कर सकती है। उन्होंने कहा, दीदी आप एक बार रुद्र से इस बारे में पूछ लेना तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तो ही मुझे इस बारे में बात करके बता दें। दृष्टि ने कहा, ठीक है मॉम, मैं आज उनसे बात करके आपको कल मॉर्निंग में बता दूंगी। वे दोनों हॉल में पहुंच गए थे। सभी हॉल में बैठे हुए थे। हिमांशी ने कहा, भाभी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। दृष्टि ने कहा, बोलो क्या बात है। हिमांशी ने कहा, भाभी कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन होने वाला है।
उस फंक्शन में सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपने मेंटर को अपने साथ लेकर आएंगे। भाभी, क्या आप डॉक्टर राधिका को मेरे साथ चलने के लिए बात कर सकती है? रुद्र और पूर्वी भी आ चुके थे। रुद्र ने हिमांशी की बात सुन ली थी। रुद्र ने वहां पर आते हुए कहा, हिमांशी, तुम ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मिस राधिका का एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और तुम्हें डॉक्टर राधिका को अपने साथ एक छोटी सी कॉलेज गैदरिंग में लेकर जाना है। हिमांशी को भी लगा कि रुद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर राधिका का एक एक मिनट वाक्य में ही बहुत वैल्यूएबल है। हिमांशी ने दृष्टि से कहा, सॉरी भाभी, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और सच में ही बच्चों वाली हरकतें कर दी। मुझे माफ करना जो मैंने आपके ऊपर इस बात के लिए बर्डन डाला। दृष्टि ने हिमांशी से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई कुछ ज्यादा ही रूड है। ये उम्र अभी मौज मस्ती की है। तुम्हारे साथ डॉक्टर राधिका जरूर जाएंगी। मैं इस बारे में डॉक्टर राधिका से बात कर लूंगी और मुझे यकीन है वह तुम्हारे साथ जरूर उस फेस्टिवल में चलेगी, क्योंकि वो मेरी बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। कैसा होगा रेखा जी का रिएक्शन जब वो अपने हस्बैंड मिस्टर प्रवेश को ऐसी हालत में देखेगी? क्या रुद्र नैन्सी और अक्षिता को दोबारा काम करने की परमिशन दे देगा? और मिस्टर सीक्रेट का आगे का प्लान क्या होगा? क्या दृष्टि परिवार पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? आखिर पूर्वी कॉलेज में जाकर क्या डिसीजन लेगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel Nitesh Novel Writer or give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2.